वेलकम बैक। बात हो रही थी कराची के हवाले से और कराची में जो ख़ास तौर पर के 4 मनसूबे के हवाले से दोबारा काम शुरू करने जा रही है सिंध हुकूमत और कराची डेवलपमेंट कमेटी का अहम इजलास हुआ है। इसमें अगर बात की जाए कराची को पानी से महरूम किसने रखा, माफियाज इसमें इन्वॉल्व थी। MQM उस वक्त इक़्तिदार में थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त इक़्तिदार में थी, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि जब शर्जील इनाम मेमन वज़ीर बल्दियात थे, हाइटेंट्स बहुत ज़्यादा बने। फिर नासिर हुसैन शाह साहब आए तो उस वक्त भी हाइटेंट्स बनते रहे। इनको किसकी पुश्त पनाही हासिल थी, सरपरस्ती इनकी कौन कर रहा था? हुकूमत, वज़ीर बल्दियात इस वक्त शहर में मौजूद थे, लेकिन ये पस्से पर्दा इसके पीछे कौन से अनासिर थे जिनकी वजह से कराची के शहरी जो हैं वो अपना ही पानी महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर हुए। इससे पहले हम बात करते हैं लैला परवीन साहिबा, कराची के वाले से आपके पास अब इक़्तिदार भी है, अब चूँकि वफाक में भी बैठे हैं और अब ये जो कराची डेवलपमेंट कमेटी बनी है उसमें भी आप शामिल हैं। कराची के मसाइल आपने तो बड़े दावे किए थे, वज़ीर आज़म साहब ने भी पानी को तरस रहे हैं, उससे पहले पानी की वजह से डूब जाते थे, डूबते हैं बचते हैं तो फिर पानी पीने को नहीं मिलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। पानी का मसला तो कराची में रहा है हमेशा से, लेकिन जिस तरह शर्जील साहब ने इस मसले को बढ़ा दिया है, इससे पहले इतना बड़ा मसला नहीं था। मुझे अच्छी तरह से याद है वो एरियाज़ और वो इलाके जिसमें वाफर मिकदार में पानी जाता था। बहुत से एरियाज़ अगर आप उसको नोटिस करें, कुछ साल पहले अगर आप चले जाएं, 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, तो वहाँ पर पानी आता था जिन एरियाज़ में, उन एरियाज़ में भी वो पानी आना बंद हो गया। एक तो सबसे बड़ी सूरत हाल ये थी जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, वो ये है कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने ऐसे लोगों को ठेके दिए और ऐसे लोगों से हाइड्रेंट जो है वो खुलवाई जहाँ से उनको पैसे आते थे। और दूसरा उन्होंने ये काम किया कि जो लाइंस चल रही थी, अभी भी मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात कर सकती हूँ कि ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं जहां पानी वाफर मिकदार में यूज़ होता है और वहां गैर कानूनी कनेक्शन पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ज़ेरे साया दिया गया है और वहां से उनको पैसा मिलता है, फंड मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो अहम मसला है पानी के हवाले से, एक तो कहाँ से फंड मिलता है आपको पता ही नहीं? हाँ, मैंने आपको इंडस्ट्रियां और बता रही हूँ ना। अच्छा। इंडस्ट्रियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं ऐसी जहाँ पर पानी बहुत यूज होता है, वहां से उनको पैसे दिए जाते हैं। अच्छा। बाकायदा जी। तो आपने दावा किया था कि करप्शन को हम रोकेंगे, तो जो है ना नैब में इनके खिलाफ केस करें ना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमने ही कहा था, हम वही काम कर रहे हैं। जहाँ उनकी चीखें जो निकल रही हैं, जो वावेले और ये जो जलसे हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? अच्छा, हमारी खुशी में थोड़ी हो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आपकी हुकूमत गिराएंगे, महंगाई हो गई है, उनके खिलाफ जो है ना करप्शन जो है हम उस पर खड़े हो गए करप्शन के अगेंस्ट, और पैसा अब उनको वापस देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बड़ी वजह देखिए, मैं टॉपिक पे बात करूंगी। एक बड़ी वजह पानी को नाजायज तरीके से बेचना, और दूसरी बड़ी वजह हमारी आबादी के तनासुब से हमारी सहूलियात का फराम ना होना। ठीक, सिंध हुकूमत 11-12 साल से पीपल्स पार्टी के पास है। हमारे सेंसस कराची के हवाले से जब पूरे मुल्क की आबादी, जहां पूरे मुल्क में जहां पर कोई काम नहीं होता तो वहां से वो शख्स निकलता है, वो चाहे वो सिंध के थर के गारों से, रेगिस्तानों से आए, चाहे वो KP के पहाड़ों से आए, चाहे वो पंजाब के वो खेतों में से आए, वो निकल के कराची में आते हैं कि यहाँ पर हमें रोजगार मिलेगा, हमें रिस्क मिलेगा, और मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। इस शहर कराची को दुआ है और उसमें इतनी बरकत है कि जितने भी लोग आते हैं वो उसमें समा जाते हैं और भूखा कोई नहीं सोता, रिस्क मिलता है। जब यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है और कराची 70% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पूरे पाकिस्तान का, तो पीपल्स पार्टी की तवज्जो इस तरफ क्यों नहीं गई कि यहाँ पर जो आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रोज बरोज बढ़ती जा रही है। पहले एक जो है वो मुख्तलिफ, पहले पंजाब से लोग आ रहे थे, जैसे आजकल आपको पता है कि सराइकी जो हैं बहुत बड़ी तादाद में कराची में आए हैं, वो बस रहे हैं, वो मुख्तलिफ, चाहे वो झोपड़ियों की सूरत में घर ले रहे हैं या घर रेंट पे ले रहे हैं। इसमें आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी के तनासुब से सहूलियात नहीं है, पीपल्स पार्टी देने में नाकाम है, बल्कि वो अपने करप्शन में लगी हुई है, उसको अपना पेट भरना है, अपनी जेबें भरनी है, वो आवाम को नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर करप्शन कर रही है तो आपका काम है उनको अदालतों में लेके जाना। आप इस वक्त वफाक में हैं, आप नैब कार्रवाइयाँ कर सकता है, और आपने कहा था कि हम करप्शन ख़त्म कर देंगे 100 दिन में। 100 नहीं, आज अब आपको तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं इक़्तिदार में, और उसके बावजूद हम देख रहे हैं करप्शन आप ही के लोग साबित हुए उसमें, और उन पर चार्ज भी लगे वो, और अदालतों ने उनके खिलाफ फैसले भी सुनाए।
तो यहाँ तो मसला ये हो गया कि आप तो एहतसाब करने आए थे, खुद आप ही की टीम जो है वो करप्शन में मुलविस साबित हुई। दूसरी बात यह कि आपने कराची की बात की, कराची बिल्कुल गरीबों का शहर है, कराची सबको बड़े दिल का शहर है और कराची सबको ऑन करता है 95% सूबे को और 60% वफाक को रेवेन्यू देता है। कोई भी यहाँ से आए ये शहर वेलकम करता है, लेकिन इस शहर के साथ सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती की वो MQ ने की, और उससे बढ़कर जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, ये हुआ कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 13 साल हुकूमत ने कराची को कुछ नहीं दिया, और फिर हमने देखा कि हालिया बारिशों में ये शहर डूबा है। कराची के अपने और कराची को जो ऑन कर रहे थे उन्होंने ही शहर की तबाही मचाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के उसको अभी ये 2 साल हुए हैं, वो उस पर ब्लेम करना मुश्किल है, लेकिन हम देखेंगे कि अगले 5 साल में वो कराची के लिए क्या करते हैं। 2013 में जो उनको 8.5 लाख वोट मिले थे, उनके साथ जो इन्होंने नाइंसाफ़ी की वो तो हमें पता है कि कराची के अगले 3 साल भी हम उम्मीद हैं, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे नहीं लग रहे। बेग साहब, कराची के साथ मजाक कब बंद होगा? और जी आपकी तरफ भी आएंगे, आपने इक़्तिदार एंजॉय किया तो हम आपसे भी सवालात करेंगे, लेकिन बेग साहब कब ये मजाक बंद होगा कराची के साथ? अब कब तक हम इन चीज़ों में ही पड़े रहेंगे? जी कराची में ये लोग आगे, वो लोग आगे। भाई कराची की डेवलपमेंट करें। कराची 7वां बड़ा शहर है दुनिया का, और उस शहर को आपने एक गाँव बना के, एक गोठ बना के रखा हुआ है। देखें, इसमें सबसे बड़ा अमल आवाम का होता। आने वाले वक्तों में जब तक आवाम जो है ना वो हक़ाइक़ में मबनी फ़ैसले नहीं करेगी, सियासी वाबस्तगी से दूर होकर फ़ैसले नहीं करेगी, जज्बाती फ़ैसले नहीं करेगी, ये सियासी जमातें इसी तरह पलती फूलती रहेंगी और आवाम के वसाइल पे मज़े करती रहेंगी। आज जिस कराची की बात ये की जा रही है, देखें ये कराची वाकई एक माँ की हैसियत रखता है, कम से कम इस पाकिस्तान में रहने वाले हर फ़र्द के लिए। एक ऐसी माँ जो हर सिसकते बिलखते बच्चे को अपनी आगोश में ले लेती है। बिल्कुल। लेकिन अफसोस जब देने की बारी आती है तो उसके बाद वो उस माँ से जान छुड़ाते हैं और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, वापस अपने गाँव या अपने शहर चले जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा एक सवाल ये है, ये मेरे दोनों दोस्त बैठे हुए हैं, इस कराची के हवाले से भी स्टेक होल्डर्स हैं, वफाक में इनकी नुमाइंदगी। आज कराची ने जिस तरह दोनों को सर पे बिठाकर ऐवानों में पहुंचाया, क्या इन दोनों ने कोई भी एक अमली इक़दाम किया जिससे कराची का आने वाला दिन बेहतर समझा जाएगा? जिस तरह आज भी जब कोई फैसले होते हैं तो उसके अंदर मुल्क की सलामती से वाबस्ता लोगों को देखें। अभी कराची डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ, इसमें मेन कौन बैठा हुआ था? कोर कमांडर बैठे हुए थे। इसका मतलब है यार, जब उन्होंने ही फैसले करने हैं तो कुछ अर्से के लिए सियासत छोड़ दो और उनको मौका दे दो। मैं यकीन से कहता हूँ कि आने वाले दिन में ना सिर्फ कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान सुरखुरू होगा और आवाम कम अज़ कम उन मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेगी जो कुछ भी ऐसे नहीं है कि जो नामुमकिन हो। बिल्कुल। बेग साहब जब आवाम की बात कर रहे थे, आवाम की तर्जमानी कर रहे थे कि किस तरह आम आवाम बेचारे परेशान हैं, और अगर सियासतदानों ने कुछ नहीं करना, और अगर जो हमारे अस्करी इदारे हैं, जो हमारी एजेंसीज़ हैं, अगर उन्होंने ही काम करना है तो फिर उनके वाले ही कर दें, आप बाहर आ जाएं, क्योंकि जब वो एक्शन लेते हैं तब ही कराची के वाले से काम होता है। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि कराची 3 साल में 3 साल में डेवलप होगा, तो ही कराची के वाले से बात हुई, कमेटी बनी, फिर अब काम हुआ। अगर इसमें से फोर्सेस के लोगों को अलग कर दिया जाए तो कमेटियों के इजलास ही नहीं होते। और जहाँ तक मरदमशुमारी की बात है, जहाँ तक बलदियाती इख्तियारात की बात हो या बलदियाती इलेक्शंस की बात हो, सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ता है, इदारों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। साजिद अहमद साहब, जमहूरी पार्टियाँ होने के बावजूद इदारों की तरफ क्यों देखा जाता है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो सेंसस के बारे से बात हुई जी, और ये कहा गया कि MQ ने उस पर कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल में MQ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पटिशन लगाई है, उसी वक्त लगा दी थी। फिर मुझे अच्छी तरह याद है खाकन अब्बासी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो उस वक्त MQ ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था, कॉलोनी कंडेंशन वहाँ पर लाए, बाकायदा तौर पर डिबेट हुई। फिर उस पर खाकन अब्बासी साहब ने ये कहा कि ठीक है, मैं एक कमेटी जनरेट करता हूँ और वो कमेटी किसी एक UC को मॉडल बनाकर वहाँ पर सेंसस करवाएगी, उससे फिर अंदाज़ा लगाया जाएगा कि पूरी कराची की आबादी का। लेकिन वो हुआ नहीं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, आपका जलसा भी हुआ था 2018 में, डोमिसाइल के वाले से इतारुल हसन ने जाली डोमिसाइल पर, यहाँ पे जाली डोमिसाइल के वाले से करारदाद भी पेश की थी असेंबली में। जलसा भी आपने उसी की बेस पे किया था। ये सारी चीज़ें हम मानते हैं आपकी, ये इतने कमज़ोर प्रोटेस्ट आपने किए हैं कि जो आप आवाम को दिखाने के लिए कि हाँ हम निकले हैं, लेकिन उनमें जान नहीं थी, जान होती तो उस पर अमल होता है। मेरे ख्याल में अगर आप मरदमशुमारी की हिस्ट्री निकालें तो पाकिस्तान की तारीख में ये 6ठी या 7वीं मरतबा मरदमशुमारी हुई है। सही। और लगता है कि एज़ पर पॉलिसी कराची को, जब उस वक्त तो MQ भी नहीं थी मेरे ख्याल में, ठीक है, उस वक्त से आज तक कराची की आबादी को कम शो किया गया। ठीक है। अगर कराची की आबादी को सही शो करेंगे तो यहाँ पर सूबाई असम्बली की 80 और कौमी असम्बली की तकरीबन 40 सीटें बनेंगी। सही। होगा ये कि बस शहरी इलाके का कोई फ़र्द, कोई नुमाइंदा
CM बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एज पर पॉसिबल। दूसरा ये कहा कि MQM, आपने भी कहा और आवाज़ मेरे कान में आई कि MQM ने कुछ नहीं किया। देखिए आज कराची के अंदर जो सड़कें हैं, जो ब्रिजेस हैं, जो अंडरपासेस हैं, जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो हेल्थ के सेक्टर में, वो MQM ने किए हैं। कराची में जितना पानी भी आ रहा है, जितना भी सीवरेज का निज़ाम इस वक्त कायम है, मौजूद है, वो सारा MQM ही इस शहर के अंदर लेके आई। इससे पहले इस शहर के अंदर मजहबी सियासी जमातें रूल करके गई हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि MQM आज इन मसाइब, यही वजह है कि 51 से सुकड़कर MQM 21 पे खड़ी हो गई। इतने मसाइब के बाद भी, इतने मसाइब, इसको इस तरह करें कि इतने मसाइब के बाद भी MQM आज खड़ी ग्राउंड में, इस पोजीशन पे, लेकिन है मौजूद। चले आप जो गिनवा रहे हैं चीजें, ये हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। टाइम ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो सियासी दर्जा हरारत अरूज पे है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा यह जा रहा है कि हमारे यहाँ कोई ग्रुपिंग नहीं है, हम मुत्तहिद हैं और इस नाअहल हुकूमत का मुकाबला करेंगे। बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं हमारे कप्तान। क्या कहेंगी लैला साहिबा? बिलावल साहब ने कहा है जी। बिलावल साहब तो जो कहते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि वो बात क्या कर रहे हैं। उनको बहुत अच्छे से बात है। बहुत सारी चीज़ें, मुनाफकत तो इन्होंने की है, अवाम के साथ मुनाफकत की है। आप हमेशा इक़्तिदार में क्या नारा लगा के आते थे? आपका एक नारा था रोटी कपड़ा और मकान, जो कि छीन लिया। आपका दूसरा नारा आपने लगाया नवाज शरीफ के अगेंस्ट। भाई जरदारी साहब कहते हैं कि जी मुझे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा अगर मैं इस बंदे को छोड़ दूंगा। तो आप ये बताएं कि ये मुनाफकत नहीं है कि आज उसको आप सीने से लगा रहे हैं, जो आप लोगों के दरमियान खड़े होके बात कर रहे हैं। जिसको आप चपरासी भी रखना पसंद नहीं करते थे, वो आपकी पूरी कैबिनेट के फैसले कर रहा है, ये मुनाफिकत नहीं है। 100 दिन आपने कहा था जुनूबी पंजाब बना दे रहे, आप जुनूबी जाती तौर पर हम कर सकते हैं, लेकिन आवाम बना रहे थे, ये मुनाफिकत नहीं है। 100 दिन में आपने कहा था हम आपको नौकरियां देंगे, घर बना के देंगे, कहाँ है वो वादे? ये मुनाफिकत नहीं है क्या? कर सकते हैं, हम लोगों के साथ चल भी सकते हैं। गौहर काबिज को बिठा दिया सर पहले आगे, जिसने कराची का आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, उसको आपने बिठा के बराबर। गौहर काबिज ने पूरे पाकिस्तान को पता किया इलेक्ट्रिक निज़ाम के साथ क्या किया। आपने उसको वफाकी में बिठा के पावर का मुशीर बना दिया। यार अल्लाह को माने, हर वो फैसला जो अमली तौर पे अवाम के मफादात के मुनाफी है, आप उनको लेके जा रहे हैं। और जिन नारों की आप बात कर रहे हैं, अच्छा 22 साल में नारे बता दें मुझे। 22 साल में सिर्फ करप्शन, कहाँ है? आपके अपने इर्द वो लोग मौजूद हैं जिनके बारे में आपने आराम से भेज दिया उसको बाहर। आपने आज आजम की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ की, उसको उठा के आपने बाहर भेजा। अब आप कह रहे हैं जी मुझसे बाहर चला गया। मशावरती कौंसिल में आप डॉक्टर साहब के वज़ीर आज़म साहब ने उसके ऊपर बाकायदा इख्तियारात का फायदा उठाते हुए उनको मुझसे बाहर भेजा। ठीक है, आज आप सहूलत कर आप बन गए, सहूलत कर आप बन गए, उसके बाद आज आवाम को देख रहे इत्तेहादियों का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। एमक्यू आपके 13 पॉइंट से इसी वफाकी हुकूमत के साथ जो आपकी इत्तेहादी है, एक पॉइंट भी कराची के वाले से एक पॉइंट पे भी काम नहीं हुआ। उसके बावजूद आप इनके साथ बैठे हैं, बाहर आ जाए ना, किस मुंह से जाके इलेक्शन में लोगों से वोट मांगे? काम तो नहीं हो रहे। और खालिद मकबूल भाई आपके ये कह चुके हैं कि मैं तो मायूस हो गया हूँ, और उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने बेस ही इसको बनाया। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट हुकूमत की, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, और MQM उनकी इत्तेहादी भी रही। अच्छा, MQM के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है कि किसी न किसी का इत्तेहादी होना ज़रूरी है। वो इसलिए कि हमें भी लोगों के काम, जो लोग वोटर सपोर्टर हैं, उनके काम निकलवाने होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि और मेन इशू जो होता है वो कराची की डेवलपमेंट, हैदराबाद, मीरपुर खास, सिंध की डेवलपमेंट के हवाले से हमेशा हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रहते हैं, और बनता भी इन्हीं से इत्तेहाद कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वक्तों के अंदर आते हैं, हुकूमत करके आते हैं। मेरे ख्याल में बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ MQM ने, ठीक है। अच्छा, आपने चूंकि वक्त खत्म हो गया, 10 सेकंड है, आपको लगता है कि ये 5 साल आपकी इत्तेहादी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और आपका इत्तेहादी भी 5 साल चलेगा? होना चाहिए 5 साल, लेकिन लग नहीं रहा मुझे। क्यों लग नहीं रहा आपको? मुझे नहीं लग रहा। अब मुझे पता नहीं, ये जाती मेरी राय है। अच्छा, जाती राय है, पार्टी की राय है? नहीं, मेरी जाती राय। चले बेग साहब, आपको लगता है 5 साल पूरे होंगे क्विकली? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिन हालात में जितनी मजबूत सपोर्ट साथ ये खड़े हैं, 5 साल पूरे कर लेंगे। लैला साहिबा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब जब बल्दियात आ रहे हैं उसके बाद PTI मजबूत मजीद होगी, और हमारा जो असल काम है जो वो इंशाल्लाह बल्दियात के बाद स्टार्ट होगा, और इंशाल्लाह बल्दियात में PTI ही है। बहुत शुक्रिया। देखते हैं अवाम
वोट देते हैं या फरिश्ते। बहुत शुक्रिया लैला परवीन साहब आपका, मिर्ज़ा आलम बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, साजिद अहमद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो सियासी अफरा तफरी है और ख़ास तौर पे जो एक मनफी बयानिया की सियासत चल पड़ी है उसको ख़त्म होना होगा और पाकिस्तान को वापस तरक्की की राह पे गामज़न होना होगा। हुकूमत चूँकि उसकी जो माशी पॉलिसियाँ हैं उसकी वजह से अवाम पिस रहे हैं, और जब तक आप अपनी माशी पॉलिसियों को सही नहीं करेंगे, अपोजिशन को आप लूज़ बॉल इसी तरह देते रहेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ख़ुद तो कहते हैं कि मेरा दुख, मेरा दर्द, मैं आवाम का जो दुख दर्द है उसको समझता हूँ, लेकिन सही मानों में अगर देखा जाए तो वो नहीं समझते। अगर वो समझते हों तो आवाम के साथ मजाक ना करें। 1-1 रुपया पेट्रोल सस्ता करके आपको माशी इस्लाहात लानी होंगी ताकि पाकिस्तान तरक्की करे, मुल्क आगे बढ़े। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।